अबू हुरैरा, आमना, आयशा। सो लास्ट क्लास तक हमने लेंस लॉ स्टार्ट किया था। लेंस लॉ, वालेकुम जीशान, वालेकुम अबू हुरैरा। कुछ क्वेश्चंस करे हमने लेंस लॉ के ना, दो चार न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। लेंस लॉ में लॉजिक क्या था, कुछ बताया कोई मुझे? सारे लेंस लॉ के क्वेश्चंस में एक सिंगल लॉजिक हम यूज कर रहे थे। लॉजिक क्या था? अरे भाई लिखना शुरू करो, जिसको जो समझ में आ रहा था। अगर मैं आपसे कहूँ जितने भी क्वेश्चंस थे लेंस लॉ के फर्स्ट टू एंड जितना हमने किया था, उन सब में एक सिंगल लॉजिक हम यूज कर रहे थे। लॉजिक क्या था? बहुत बढ़िया। देखो नायला का आंसर सही है। वालेकुम सोहेल। नायला बिल्कुल सही कह रही कि जो इंड्यूस करंट होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। कि जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो इंड्यूस करंट चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। बस पूरे में यही लॉजिक है। अब उस ऑपोजिशन को हम अलग अलग तरह से एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, बट लॉजिक एक सिंगल है। जैसे कितने हो गए? दो हो गए थे ना? नहीं, अब वो रहा फ्लक्स इंक्रीज तो करंट डिक्रीज नहीं। लॉजिक ये था कि अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। करंट खुद नहीं डिक्रीज होगा। करंट कुछ ऐसा काम करेगा कि फ्लक्स डिक्रीज होता है, और यूजुअली वो काम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करता है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अब हो रहा थोड़ा सा गड़बड़ है। फ्लक्स इंक्रीजेस, देन इंड्यूस करंट ट्राई टू डिक्रीज। ऐसा होगा, करंट खुद नहीं कम होगा, करंट फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यहां तक हम सारी चीजें कर चुके थे। क्वेश्चन बताओ कि कितने टाइप हो गए थे? टाइप 1 हो गया था, टाइप 2 हो गया था, टाइप 3 भी स्टार्ट किया था मैंने? नहीं, सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 हुआ था। 2 टाइप 3, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए थर्ड टाइप में क्या होगा, आपके पास कॉइल होगी और कॉइल के साथ साथ करंट कैरिंग वायर होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं देगा, करंट कैरिंग वायर देगा। तो टाइप 3 ये होगा, कॉइल होगी और करंट कैरिंग वायर होगी। देखिए जैसे आपको ये एक वायर गिवन है, स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कुछ करंट पास हो रहा है इस वायर से, दैट करंट इज आई। उसने आपको दो कॉइल दे दी। ये दो कॉइल है, दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2। और ये जो करंट है, ये करंट इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे कहता है कॉइल 1 और कॉइल 2 में इंड्यूस करंट कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए अगर यहाँ करंट है तो ये करंट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस करंट की वजह से मुझे बताओगे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब। पिछली क्लास में तुम्हें फिर से रिवाइज करवाया था कि करंट के अलॉन्ग रखो, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है। देखो हबीब का आंसर आया है, बस हबीब का सही आंसर। और आमना गलत है, नायला का ठीक है आंसर। बस 3 आंसर, बाकी सब भूल गए। फायका का भी गलत आ रहा है, सोहेल का सही है, शाहीन का सही है, शिबा, हुमा। अब जीशान का भी गड़बड़ है। जीशान राइट हैंड ऐसे रखो करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ कर्ल करो। करंट की डायरेक्शन में रखिए और पॉइंट की तरफ कर्ल कीजिए, हम बाहर आएगा। हाँ जी, बाहर आएगा। करंट बाहर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटपुट होगा। आउटपुट होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या चेंज होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है।
तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। सो अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। बताओगे मुझे फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है? कॉइल से लिंक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जो इंक्रीज हो रहा है। अब बताइए मुझे, कॉइल 1 से लिंक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा, क्या होगा? 1, कॉइल 1 से लिंक कैसे वेरी करेगा? यस, कांस्टेंट नहीं रहेगा, इंक्रीज होगा। देखिए, चेंज होगा, वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? देखिए यहाँ करंट है ना, करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा। यस, यहाँ फ्लक्स इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। अब हनूर डिसाइड करो इंड्यूस करंट के साथ क्या होगा। इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? और इंक्रीज करेगा या फिर अपोज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंड्यूस करंट कोशिश करेगा फ्लक्स को डिक्रीज करने, फ्लक्स डिक्रीज करने। जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ। गिवन मैग्नेटिक फील्ड इज आउट। तो मुझे बताओगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? डिक्रीज करना है फ्लक्स को, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी गिवन मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड्स। तो आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स हो जाएगी। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे लिख देता हूँ बी और सबस्क्रिप्ट में आई लिख, ये आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब रख दो इनवर्ड्स और देखो फिंगर का कर्वेचर कैसे जा रहा है। थंब को इनवर्ड्स रख दो और फिंगर का कर्वेचर बता दो कैसा है। थंब रखो इनवर्ड्स, फिंगर कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। तो जैसे आपने थंब इनवर्ड्स रख दिया, आपको ये दिख गया कि फिंगर आपकी क्लॉकवाइज जा रही है। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट इस बार में फ्लो करना शुरू कर, दैट इज वन। कॉइल 2 को सॉल्व करते हैं। तो जब आप कॉइल 2 लोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप लोगों के पास इस रीजन में? यहाँ देखो, रीजन 1 में तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स थी, रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? आउटवर्ड्स होगी कि इनवर्ड्स होगी? इनवर्ड्स। करंट के अलोंग रखा और कर्ल कर दिया, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स आ रहा है। So, जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, इसको मैं बी नॉट कहता हूँ। भाई करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। फिर से फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंड्यूस करंट अपोज करेगा। डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड्स आ जाएगी। जब आप करंट का डायरेक्शन लोगे, देखिए आप थंब आउटवर्ड्स रख दीजिए, फिंगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी। सो यहाँ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज आउट, आपकी फिंगर क्लॉकवाइज जाएगी।
क्लॉकवाइज आपके फिंगर कर्ल करेगा, सॉरी नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। सो यहाँ जो करंट था वो क्लॉकवाइज था, यहाँ जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। इतना लिखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आएगा फ्लक्स इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। भाई फ्लक्स होता है मैग्नेटिक एरिया, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा। बाय। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फायदा। अच्छा, नेक्स्ट में ये करके दिखाओ मुझे। मुझे एक सेल लगा हुआ है, इसे मैं कॉइल 1 कह रहा हूं और इसको मैं कॉइल 2 कह रहा हूं। सो कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in coil 2 when first.
key is just closed, जैसे ही आपने की को क्लोज किया, की क्लोज करते ही टू में मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चाहिए। की इज ओपन आफ्टर बीइंग क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि आपने ओपन कर दी, बहुत टाइम तक क्लोज रखने के बाद जैसे ही आपने की को ओपन किया, अब आपको चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो। सो देखिए, अब जैसे ही आप की क्लोज करोगे, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, व्हेन की इज जस्ट क्लोज्ड। एक बार और ड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को। ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 1 है, तो आप जैसे ही की को क्लोज करते हैं, आपके सर्किट में जो करंट होगा वो करंट आई इंक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही आप की को क्लोज कर देंगे, की क्लोज करते ही आपके सर्किट में करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे की क्लोज करेंगे, करंट आपका इंक्रीज होना शुरू होगा। अब करंट इंक्रीज होने की वजह से दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। आपको देखना है कॉइल 2 में इंड्यूस करंट कितना है। तो करंट इंक्रीज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब बताओगे कॉइल 1 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। कॉइल 1 ने जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं, करंट तो क्लॉकवाइज जा रहा है। ये बिल्कुल करंट है जो इंक्रीज हो रहा है, वो क्लॉकवाइज है, करंट इन क्लॉकवाइज। मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ लोगों का सही आ रहा है, इनवर्स होगा। देखो जैसे करंट जा रहा है तो ये करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ना। जैसे करंट जा रहा है, करंट के साथ फिंगर कर्ल करो, जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसे फिंगर कर्ल। थंब इनवर्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्स हो। इनवर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि डिक्रीज कर जाए। इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स डिक्रीज कर जाए। अब मुझे बताइए अगर ये इनवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कैसे करोगे। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो, वेरी गुड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो जाएगी। तो अगर उसे मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर दूं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो मुझे बताओगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। अगर आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ गई, बाहर आ गई, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। आप थंब रख दीजिए आउटवर्ड्स, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, थंब आप आउटवर्ड्स रख दीजिए। आपके फिंगर का कर्वेचर कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इंड्यूस करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड देखिए, जब की को आप जस्ट ओपन कर, जैसे आपने की को ओपन किया, जस्ट आपने की को ओपन किया, अब जो सर्किट में करंट होगा वो करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, करंट डिक्रीज होगा भाई। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो इनवर्ड्स ही है, फ्लक्स डिक्रीज होगा। सो आपको क्या लगता है इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा, और डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज कराने? इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। सो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड्स होगी या इनवर्ड्स होगी? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या लगती है आपको कहाँ होनी चाहिए? फ्लक्स इंक्रीज करा है, तो फ्लक्स इंक्रीज तभी हो सकता है जब जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ही इनवर्स, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स डायरेक्शन में। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, थंब रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो फिंगर का कर्वेचर है वो कर्वेचर आपको करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो आपको जो इंड्यूस करंट आएगा यहाँ वो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। भाई मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन, ये जो लेंस लॉ किया था हमने लास्ट क्लास में एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है। दो कॉइल हैं, दोबारा देखो, कॉइल वन कॉइल टू, कॉइल वन को एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसे की से कनेक्ट किया हुआ है, और ये कॉइल टू। वो कहता है जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं, बताइए सर इस कॉइल टू में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो जैसे ही की क्लोज करते ही सर्किट में करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स होगा। सो योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब इंड्यूस करंट जो भी आएगा वो कोशिश करेगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करा दे। गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो डिक्रीज तभी हो सकता है जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। तो थंब आपने आउटवर्ड्स रख दिया, फिंगर का कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और आपने जैसे ही की को ओपन कर दिया, व्हेन की इज जस्ट ओपन, जैसे ही आप इस की को ओपन कर, की को ओपन करते ही करंट अब इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। करंट डिक्रीज होने का मतलब है फ्लक्स डिक्रीज होगा। इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, क्लॉकवाइज है ना, फ्लक्स डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। और फ्लक्स इंक्रीज होने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जहां गिवन मैग्नेटिक फील्ड, गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल लो, थंब रख दो इनवर्स, फिंगर का कर्वेचर क्लॉकवाइज आएगा, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। तो ये जो लेंस लॉ हमने किया था लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। और किसी के डाउट्स है तो बताइए।
लिखिए अरमान, आप ही का वेट कर रहा हूँ, जब हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलो भाई, इसको रब करते हैं फिर। अरमान, हो गया? चलिए, इसको रब करते हैं। अरमान, हो गया होगा अब तक। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, दैट्स इमोशनली। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज मोशनली। देखिए, अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा कि एक कंडक्टर के मोशन की वजह से होगा। एक कंडक्टर मूव कर रहा है और उस कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो मोशनल ईएमएफ में आपको एक्सप्रेशंस डिराइव करने के लिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड दी, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपने एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l, इट्स लेंथ इज l। सो ये l लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में मूव करता चला जाता है। जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस कंडक्टर में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कंडक्टर में कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है। तो उस इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो। अब एक चीज और है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी नहीं कि एक क्लोज सर्किट हो। अगर एक सिंगल कंडक्टर भी मूव कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। लेकिन हमने सिर्फ गॉस लॉ किया है, सॉरी, फेरेडेस लॉ किया है उस ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। और फेरेडेस लॉ के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, फ्लक्स के लिए एक क्लोज सर्किट चाहिए। तो यहाँ पर हम एक क्लोज सर्किट जैसा कुछ बना। सो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है भी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एक लेंथ एल का कंडक्टर वी वेलोसिटी से मूव कर, वी वेलोसिटी से एल लेंथ का कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता चला। इस सेपरेशन को मैं एक्स कह देता हूँ। अब जरा सा कुछ चीजें आप लोग बताना शुरू कीजिए। जब ये कंडक्टर मूव करेगा, कुछ नाम दे देते हैं इस कंडक्टर का, पी क्यू। जब ये कंडक्टर पी क्यू मूव करेगा, एक्स पर क्या, एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स इंक्रीज होगा या एक्स डिक्रीज कर रहा है। पी क्यू कंडक्टर के मूवमेंट से एक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्स इंक्रीज होगा, बहुत सीधी सी बात है, राइट में जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि एक्स बढ़ेगा। अब अगर इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी तो बढ़ रहा होगा।
जैसे ये आगे जाएगा ये एरिया बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ने का मतलब है फ्लक्स बढ़ेगा। तो पहले तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स लिंक विद सिस्टम। तो सर्किट से लिंक जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। फ्लक्स ऐसे लिखोगे बी ए कॉस थीटा। अब आप सारी वैल्यूज लिखना शुरू कर दीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एल एक्स लिख सकते हैं। एंगल देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जब एरिया के आप परपेंडिकुलर लोगे तो एरिया वेक्टर भी इनवर्ड्स जाएगा। ये जो एरिया वेक्टर है ये भी इनवर्ड्स जाएगा। सो एंगल दोनों में 0 डिग्री होगा। दोबारा कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स जाएगा पॉजिटिव। सो ये फ्लक्स आ गया, इट्स बी एल एक्स, दैट्स फर्स्ट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक विद द कॉइल विच इज बी एल एक्स। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया आपके पास और आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो यूजिंग फैराडेज लॉ, यूजिंग फैराडेज लॉ, यहां जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ई, दैट इज माइनस ऑफ आई ओवर डी टी, ये होगा माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ बी एल एक्स। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस ऑफ बी एल डी एक्स ओवर डी टी। तो ये माइनस डी बी एल डी एक्स ओवर डी टी आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया माइनस ऑफ बी एल मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ना, इस डी एक्स ओवर डी टी को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं। dx over dt is basically velocity. So induced EMF आ गया, it's minus of dLV। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में माइनस ऑफ बी, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, और इसको आप मोशनल ईएमएफ कहते हैं क्योंकि ये इस वायर के मोशन की वजह से। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिंगल वायर भी हो ना, लाइक अगर एक सिंगल वायर भी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, अगर एक सिंगल वायर है जो सिंगल वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, सिंगल वायर भी, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वायर, जिस वायर की लेंथ एल है और ये एल लेंथ की वायर वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगी, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज माइनस ऑफ बीएलबी। आपको प्रॉपर सर्किट की जरूरत नहीं है, अगर एक सिंगल वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चली जाती है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस ऑफ बी। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये सर्किट तो क्लोज है, तो यहाँ पर एक करंट भी इंड्यूस होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और एक चीज और है, ये जो आप नेगेटिव साइन ले रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ लेंस लॉ बता रहे हैं। जो लेंस लॉ आपने पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉस का अपोज है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ आर रेजिस्टेंस है, तो जो इंड्यूस करंट होगा, जिसे आप आई कहोगे इंड्यूस करंट, इट्स ई बाय आर।
इंड्यूस करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस माइनस ऑफ पीएलवी बाय आर. सो दैट्स फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन. सो करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, जस्ट ओम्स लॉ यूज कर लिया, माइनस ऑफ पीएलवी बाय आर. इंड्यूस करंट के बाद अब यहाँ पर कुछ चीजें और आना शुरू हो जाएंगी. देखो जैसे मुझे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ जरा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा वायर में? जैसे लेंस लॉ से मैंने आपको अब तक सिखाया था, अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए इंड्यूस करंट कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक? अरे अप्लाई करो, मैं पूरा हर बार थोड़ा ना लिखेंगे. देखो फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एक आमना का आंसर सही है बस. फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तुम्हें ना हर बार, हाँ जी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए बताओ? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए? गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए आउटवर्ड्स. इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड्स है तो राइट हैंड थंब रूल लो, रखो जरा आउटवर्ड्स थंब को, और बताओ करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड्स है तो करंट बताओ कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा. क्लॉकवाइज क्यों आ रहा था? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे जाएगा इंड्यूस करंट. चलिए इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे. अभी बहुत सारी चीजें और कैलकुलेट करनी है लेकिन एटलीस्ट इतना लिखिए. भाई इस साल इन सब चीजों का वेटेज बढ़ गया, सिलेबस 30% कम हुआ है ना, तो वो वेटेज बाकी चीजों में डिवाइड हो जाएगा, तो जो पढ़ रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. पहले लेंस लॉ 1-2 नंबर आता था, हो सकता है 3 मार्कर क्वेश्चन आपको लेंस लॉ से ही दिख जाए. चलिए सबने लिख लिया, इसको मैं रब कर देता हूँ. जिशान, खुर्रम, हो गया? लिखिए लिखिए. अच्छा, और जो लोग लिख चुके हैं सबको इंड्यूस करंट दिख रहा है, अब ये सोचिए क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही होगी? जो लोग लिख चुके हैं ये था मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, आई एल क्रॉस बी.
सोचने की कोशिश कीजिए, क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स तो काम नहीं करेगी? पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, यस या नो, होगी या नहीं होगी। कितनी होगी वो तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। देखिए होनी चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही ये वायर मूव करेगी इसमें करंट आ जाएगा। जैसे ही वायर मूव करेगी इस वायर में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। करंट इंड्यूस होने का मतलब है एक मैग्नेटिक फोर्स आनी शुरू होगी। इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। जो कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। देखो कैसे ऑपोजिट आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी वो मैग्नेटिक फोर्स होती है करंट आई, लेंथ एल, क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। जरा देखकर बताइए एल और बी में एंगल कितना है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में? देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, एंगल कितना होगा? एंगल 90 डिग्री होगा। वेरी गुड, आई एल बी साइन 90। जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी होगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब यहाँ जो करंट आ रहा है ना, उस करंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। करंट की वैल्यू रख दीजिए माइनस ऑफ बी एल बी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय बी। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हो गई माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय, ये मैग्नेटिक फोर्स है माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय। इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का अपोज करेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is opposite to that of velocity. जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट। वेलोसिटी अगर राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही होगी, ये फोर्स का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। अब बताओ जरा, फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो वेलोसिटी तुम्हारे हिसाब से कांस्टेंट रहनी चाहिए या कुछ और होगा? फोर्स वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम लोगों को क्या लगता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? शाहीन को लगता है कि डिक्रीज कर जाएगी, और बाकी लोगों को? देखो किसी के आंसर देखकर आंसर मत देना, अपनी अकल लगाओ, सोचो। नायला को भी, फायका को भी यही लगता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, बाकी लोगों को कुछ नहीं लगता। भाई जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचोगे धीरे धीरे स्लो होगी ना। सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, velocity of body will decrease or velocity of wire PQ will decrease, and finally it should come to rest.
और फाइनली होना ये चाहिए कि ये रेस्ट में आ जाए। फाइनली इसे रेस्ट में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंडक्टर इसी वेलोसिटी से हमेशा मूव करता रहे, आप ये चाहते हैं कि ये कंडक्टर एग्जैक्टली इसी वेलोसिटी से हमेशा मूव करता रहे, कभी रुके नहीं, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई अब मुझे कोई तरीका बताइए, मैं चाहता हूँ इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कराना है, क्या करना होगा? मतलब ये फिजिकल सिचुएशन आपके पास हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको बताओ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो रोक रही है, आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट बंद कर दोगे, कुछ और कर लोगे? क्या करेंगे आप? भाई अभी तक जो हो रहा है उससे तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, क्या करोगे? आप ऐसी किसी फिजिकल सिचुएशन में फंस जाओ, क्या करोगे इसमें? चलो, शाहीन ने कुछ कहा, खुर्रम ने भी कुछ आंसर दिया। देखिए फिजिक्स ना सिर्फ फॉर्मूले रट लेने का नाम नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशंस है। भाई अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई खींच रहा है तो आप क्या करते हो? आप उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देते हो, जो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करता है, यही तो करोगे। अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो बैलेंस कर जाएगी मैग्नेटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे जो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगी, इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का क्या मतलब है? कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी होगी। भाई देखो, अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं हाथ से ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ ना, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ, कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर दी। तो वो कहता है आपसे वो मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करके दिखा दो। जो भी आप मैकेनिकल पावर स्पेंड कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, वो एनर्जी कैलकुलेट। तो देखो मैकेनिकल पावर जो होगी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पावर किसकी वजह से चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, डॉट वेलोसिटी। एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, वो आपके एक्सटर्नल पावर की इक्वल। सो इक्वेशन को कुछ नाम देना पड़ेगा, वो 4 था, इसे 5 किया। अच्छा, इसे नहीं कहते 5। भाई देखो एक्सटर्नल फोर्स आप सबने कहा कि एफ बी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ। एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो मैकेनिकल पावर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय cos 0। एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है, किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट कर लें, और बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स इसी की इक्वल होगी, एक दो लाइन की कैलकुलेशन होगी, इतना लिख लीजिए फिर खत्म कर।
चलिए, सबने लिख लिया ना? अच्छा, एक बार चलो एक्सटर्नल फोर्स में ही लिख दूँ। यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, उस एक्सटर्नल फोर्स को आप लिख सकते हैं दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। आप ऐसे लिख सकते हो, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा एफ एक्सटर्नल का, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। इसे मैं 6 कह दूँ, 6 को आप फिफ्थ में रख दीजिए। तो जैसे ही आप सिक्स को फिफ्थ में रखेंगे, मैकेनिकल पावर आ जाएगी पी मैकेनिकल is F external, which is B square L square V by R multiplied by. So यहाँ जो मैकेनिकल पावर होगी that's B square L square V square by. ये मैकेनिकल पावर स्पेंड होगी B square L square V square by R. और यही सारी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में जाएगी। तो ये तो आपने मैकेनिकल पावर स्पेंड कर दी। भाई हमेशा पावर को एनर्जी की तरह लिया करो कि आपने पावर स्पेंड कर दी, दैट मीन्स आपने एनर्जी स्पेंड कर दी। अब वो जो आपने एनर्जी स्पेंड करी है वो एनर्जी गई का, वो जो एनर्जी जो पावर आपने स्पेंड की है वो पावर और एनर्जी गई का। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर ले। इलेक्ट्रिसिटी में पावर कैलकुलेट करने का तरीका होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कर आप पावर कैलकुलेट करोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। करंट हमने कैलकुलेट किया था सेकंड इक्वेशन में। तो आप इतना काम तो सीधा सीधा कर सकते हो कि सेकंड को 8 में रख दो, तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी पी इलेक्ट्रिकल इज माइनस ऑफ बी एल वी बाय आर, करंट था, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। सो यहां से इलेक्ट्रिकल पावर आ गया इट्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है यहाँ कंडक्टर के मोशन से जो करंट आया, उस करंट ने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितनी आपने मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड की उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो। जितनी आप मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहे हो एग्जैक्टली उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती चली जाए। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो एग्जैक्टली मैकेनिकल पावर की इक्वल है। जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल पावर स्पेंड कर रहे हो, मैकेनिकल पावर स्पेंड कर रहे हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है। मीन्स कंडक्टर को मूव कराने में अगर आपने 10 जूल की एनर्जी स्पेंड कर दी, तो यहाँ पर 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। जितनी मैकेनिकल पावर स्पेंड करोगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। इसको कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, आपकी एनर्जी कंजर्व है। यही बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल। तो अगर कोई आपसे कहता है कि कभी एग्जाम में आता है कि क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस करो, शो करो कि लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो कर, तो ये क्वांटिटेटिव प्रूफ है कि आपने मैथमेटिकली ये कैलकुलेट करके दिखा दिया कि लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है।
So this is quantitative proof. Quantitative means mathematical proof of the fact that Lenz's law is in accordance with conservation of energy. तो ये इस चीज का क्वांटिटेटिव प्रूफ है कि लेंस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे लिखिए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। रब कर दूं इसको। लिखिए लिखिए, इतना लिखिए। इलेक्ट्रिकल को एक्सपेंड एनर्जी कंजर्वेशन की वजह। नहीं, फायदा वो जो नेगेटिव साइन था, एक तो पावर में देखो कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है ना, दोनों में से किसी भी पावर में नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन जो फोर्स में था, वो नेगेटिव साइन था कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इस मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी। एक्सटर्नल फोर्स इसीलिए तो अप्लाई की क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस मैग्नेटिक फोर्स ने जो भी एनर्जी स्पेंड, सॉरी, इस एक्सटर्नल फोर्स, कोई तो अप्लाई कर रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, जो ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है उसने जो भी एनर्जी स्पेंड की, वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो लेंस लॉ कैसे यूज हुआ? मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही तो लेंस लॉ था। इसी से आपको पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो सारी चीजें यहीं से शुरू हुई, मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से, जो लेंस लॉ। अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ वायर में ईएमएफ इंड्यूस तो हुआ, लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटीज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ? लाइक ये वायर है, ये वायर राइट में तो मूव कर रही है विद वेलोसिटी, लेकिन ये नहीं पता कि, और इसमें करंट का डायरेक्शन भी आपको पता है कि करंट ऐसे जा रहा है, अभी हमने निकाला था लास्ट सेक्शन, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। मैं वायर में कहीं एक पॉइंट ए दे देता हूँ और एक पॉइंट बी दे देता हूँ,
मुझे बता सकते हो आउट ऑफ ए एंड बी कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव? आउट ऑफ ए एंड बी कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये बता दो। भाई करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ना। खुर्रम का ठीक है। भाई देखो करंट कैसे जाता है, करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ए से बी जा रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, करंट का डायरेक्शन देखो। करंट ए से गया, सर्किट में घूमा होगा और उसके बाद बी में आ गया, ए पॉजिटिव होगा, मींस ए हाई टर्मिनल है, बी नेगेटिव होगा, बी लोअर टर्मिनल। भाई जिन लोगों का बी पॉजिटिव आ रहा था, क्लियर हुआ? करंट का डायरेक्शन देखते हैं थ्रू द सर्किट कि पूरे सर्किट में घूमकर करंट बी से ए आ गया, ए से बी आ गया, ए हायर पोटेंशियल पर रहा होगा, बी लोअर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली ऐसे एक सेल की तरह बिहेव कर जाएगा, इस सेल का ईएमएफ ई है। अब इस चीज को याद रखने का, पॉजिटिव टर्मिनल डिसाइड करने का एक आसान तरीका भी है। So for polarity of EMF, induced EMF, राइट हैंड थंब रूल यूज किया जा सकता है। आप राइट हैंड थंब नहीं, राइट हैंड पाम, ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि आप फिंगर रखिए, राइट हैंड लीजिए, फिंगर रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आप अपना थंब रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन। जो आपका पाम होगा वो पाम आपको पॉजिटिव टर्मिनल बता देगा। तो देखो अगर मैं यहां अप्लाई करूं, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, थंब आपका राइट में जा रहा है, ये थंब, तो पाम ऊपर जा रहा है, पाम की ऊपर जाने का क्या मतलब है, पी फॉर पाम एंड पी फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नीचे ही होगा। समझ में आ रहा है यूज? ये बहुत आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। थंब फिंगर रखिए और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखिए, थंब लीजिए वेलोसिटी के अलॉन्ग रखिए, जहां भी आपका पाम जाएगा, पाम ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स करंट ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। एक और करके दिखाइएगा मुझे इसमें। चलिए अब अप्लाई कीजिए, राइट हैंड पाम आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, अब अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, राइट हैंड ले लो, फिंगर रख दो आउटवर्ड्स, और ऐसे रखना कि वेलोसिटी के अलोंग थंब हो। मुझे बता दो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा? ऐसे बता दो, ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, बस इतना लिख कर बता दो पॉजिटिव कौन सा है, ए या बी। चलो वेरी गुड, सबका सही है। ऐसे रख दिया ना आपने, फिंगर बाहर जा रही है, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पाम तो नीचे आ रहा है, फिंगर बाहर जा रही है, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पाम तो नीचे आ रहा है, पाम के नीचे आने का मतलब है ये नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर वाला नेगेटिव।
तो नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव, उसे आप कहेंगे दिस इज राइट हैंड पाम। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए गुड। अब एक चीज और याद रखिएगा, टू यूज E equal to माइनस ऑफ बी एल वी, ये एक्सप्रेशन यूज करने के लिए बी, लेंथ और वेलोसिटी सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। एक नोट और याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए बिल्कुल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में आप कंडक्टर को भी लेकर जा रहे हैं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इतना लिखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते। चलिए गुड, इतना लिखिए। चलिए आज सैटरडे, आज तो जल्दी छोड़ते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। संडे कोई क्लास नहीं है, मैंने कह दिया अब फ्री क्लासेस हैं आपकी बस। अगर कहीं लगेगा मुझे कि सिलेबस स्लो हो रहा है तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, नहीं लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सेकेंड बुक से सब कुछ हटा हुआ है, एक दो ही चैप्टर। चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं, कल क्लास नहीं है, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू शिबा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सोहेल। थैंक यू शाहीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आमना। थैंक यू आयशा, तुबा। थैंक यू जीशान। यार जीशान, तुम बस ऐसे ही रेगुलर आते रहो, हमारी ट्वेल्थ अच्छी गुजर जाएगी, जो कम रह गई वो दूर हो जाएंगी, बस तुम ऐसे ही रेगुलर रहो क्लास। चलो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।